जय हिंद। मेरा नाम सुष्मिता ओझा है। क्रैक पीसेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग गुप्त काल में आगे देखेंगे, ठीक है। यानी कि आज हम लोग देखेंगे कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, गुप्त वंश को और आगे किसने बढ़ाया था, और गुप्त वंश को क्यों हम लोग गोल्डन पीरियड या मतलब स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुराणों के अनुसार गुप्तों का उदय प्रयाग और साकेत के बीच में हुआ था, संभवतः कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश की स्थापना लगभग 30वीं शताब्दी में हुई थी। श्रीगुप्त इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। श्रीगुप्त का शासन संभवतः 240 से लेकर के 280 के दौरान रहा। प्रभावती गुप्त, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री थी, उनके पूना ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदि राज भी कहा गया है। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त के संभवतः 280 से 320 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। प्रभावती गुप्त के दो अभिलेखों में घटोत्कच गुप्त को प्रथम गुप्त राजा कहा गया है, ठीक है। इस वंश का तीसरा एवं सबसे महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जो कि 320 ईस्वी में शासक बने थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। कुमार देवी को राजाधिरानी भी या मतलब राजाधिरानी शासिका होने के कारण इन्हें महादेवी भी कहा जाता है। मतलब महादेवी किसे कहा जाता है, तो कुमार देवी को। कुमार देवी कौन थी? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। माना जाता है कि 318 ईस्वी अथवा 320 ईस्वी के मध्य चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। यानी कि गुप्त संवत की स्थापना कब मानी जाती है? तो 318 और 320 के ईस्वी के मध्य में। वायु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम का शासन अनुगंगा, प्रयाग, साकेत और मगध पर था। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, एरन अभिलेख एवं रितपुर दाना शासन अभिलेख आदि से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने सबसे योग्य पुत्र समुद्रगुप्त को अपने उत्तराधिकारी घोषित किया था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के अनुसार समुद्रगुप्त के सिंहासनारोहण की तिथि 340 से 350 ईस्वी के बीच मानी जाती है, ठीक है। समुद्रगुप्त एक महान विजेता था। उसने आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत के 9 राज्य तथा दक्षिण पथ यानी कि दक्षिण भारत के 12 नरेशों को हराकर प्राचीन भारत में दूसरा अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? समुद्रगुप्त ने। इसीलिए इतिहासकार जो है वो समुद्रगुप्त को एशिया का नेपोलियन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में आता भी है कि अगर नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त को। और एक और उनको उपाधि दी गई थी, वो था 100 युद्धों के नायक, ठीक है। 100 युद्धों के नायक भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रभावती गुप्त के पूना प्लेट अभिलेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने 1 से अधिक अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, ठीक है। अश्वमेघ यज्ञ में दान देने के लिए समुद्रगुप्त ने जो सोने के सिक्के ढलवाए, उन पर अश्वमेघ पराक्रम उत्कीर्ण था, यानी कि लिखा हुआ था। समुद्रगुप्त के स्वर्ण सिक्के पर उसका वीणा बजाते हुए एक चित्र अंकित है, यानी कि बना हुआ है। इससे ये इस बात का पता चलता है कि वो एक संगीत प्रेमी भी था, ठीक है। सिंघल द्वीप का शासक मेघवर्मन यानी कि मेघवर्ण सिंघल द्वीप का शासक था, जो कि समुद्रगुप्त का समकालीन था। उसने बोध गया में एक बौद्ध विहार के निर्माण की इजाजत मांगी थी। किससे? समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त ने मेघवर्ण को अनुमति दे भी दी थी। बोध गया में महाबोधि संग्राम नामक एक बौद्ध विहार का निर्माण भी हुआ था, ठीक है। समुद्रगुप्त के गुरुतमंगल यानी कि गरुड़ की मूर्ति से अंकित मुद्रा से मालूम होता है कि गरुड़ वाहन विष्णु के भक्त थे, यानी कि समुद्रगुप्त विष्णु के भक्त थे, ठीक है। समुद्रगुप्त को कविराज भी की उपाधि भी दी गई है। उसने विक्रमक की उपाधि भी धारण की थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। उसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी। नाट्य दर्शन रामचंद्र गुप्तचंद्र मुद्रा राक्षस
एवं देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त ने जो लिखा है, हर्षचरित बाणभट्ट की रचना, और काव्य मीमांस राजशेखर ने जो लिखा है, एवं राष्ट्रकूट अश्वमेघ वर्ष के संख संवत 795 के संज्ञान ताम्रपत्र से मतलब ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पूर्व एक और गुप्त शासक रामगुप्त नाम का शासन कर रहा था। ठीक है, यानी कि समुद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी रामगुप्त को बनाया था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे हराकर या उसे पराजित कर या उसे मार करके सिंहासन को अपने नाम करवाया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त के बाद राजा कौन बना था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, रामगुप्त पहले बना था, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय बना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुप्त संवत 61 के मथुरा स्तंभ अभिलेख में कहा गया है कि गुप्त संवत 61 वर्ष या 380 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल का 5वां वर्ष था। यानी कि आप नॉर्मल भाषा में ये समझ सकते हैं कि गुप्त संवत का जो ये मथुरा स्तंभ अभिलेख है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि 380 जो है ना, 380 ईस्वी, या फिर आप ये बोल सकते हैं ये गुप्त संवत का 61वां जो वर्ष था, यानी कि गुप्त संवत जारी होने के 61 साल बाद। ठीक है, 61 साल बाद जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का वो 5वां वर्ष था, यानी कि 380 ईस्वी जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का 5वां वर्ष शासन करते हुए हुआ था। तो उसमें से अगर वो 5 वर्ष घटा दीजिएगा तो समझ लीजिए कि 375 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर चंद्रगुप्त द्वितीय के सिंहासनारोहण की तिथि 375 ईस्वी निर्धारित की जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय की अंतिम ज्ञात तिथि सांची अभिलेख में गुप्त संवत 93 उल्लेखित है। यह वर्ष 412 से 413 ईस्वी तक है, यानी कि इतने साल तक इन्होंने राज्य किया था। ठीक है, गुप्त संवत 96 यानी कि गुप्त संवत के 96 साल या फिर 415 ईस्वी के बिलसाड़ अभिलेख से के अनुसार उस समय कुमार गुप्त प्रथम का राज्य था। ठीक है, कुमार गुप्त इनके बाद राजा बने थे। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर चंद्रगुप्त द्वितीय के निधन की तिथि 414 ईस्वी निर्धारित की जाती है। ठीक है, यानी कि 415 में अगर कुमार गुप्त राजा बन चुके थे तो उनसे पहले वो मर गए होंगे, तो 1 साल पहले उनको मार दिया गया, मतलब उनका निधन हो गया। सम्राट बनने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह यानी कि प्रभावती गुप्त वाकटक नरेश रुद्रसेन से किया था। गुप्त काल में ही भारत से गणतंत्रों का अस्तित्व समाप्त हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अवंती के अंतिम शक क्षत्रप का नाश किया था, इसीलिए इन्हें शकों का नाशक भी कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में नर्मदा नदी तक समस्त उत्तर भारत में फैला हुआ था, यानी कि अभी का जो पूरा उत्तर भारत जो है ना, वो चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे तथा महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। इसके अलावा श्री विक्रम एवं सकारी आदि उपाधि भी धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त साम्राज्य का राज्य चिन्ह गरुड़ था। चंद्रगुप्त द्वितीय एक धर्म सहिष्णु शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। फाहियान कौन था? तो चीनी यात्री था, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम था, जिसका शासनकाल 414 से लेकर के 454 ईस्वी तक था। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमार गुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त शासक बना था, जिसका शासनकाल 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक था। ठीक है, कुमार गुप्त ने आगे देखते हैं। स्कंदगुप्त ने
वीरता और साहस के साथ हुनों के आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा की थी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हुनों का सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके काल में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा स्कंदगुप्त के काल में सबसे ज़्यादा हुनों का आक्रमण हुआ था भारत पे, ठीक है। और इसमें स्कंदगुप्त ही जीते थे, हुन हार गए थे। स्कंदगुप्त द्वारा प्रयादत्त और सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया गया था। स्कंदगुप्त ने गिरिनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया था, यानी कि उसे फिर से ठीक ठाक करवाया था, उसकी मरम्मत करवाई थी। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। यहाँ पे गुप्त जितने भी काल थे, ये मतलब जितने राजा आए थे, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में समाज, अर्थ, ये इसकी अर्थव्यवस्था कैसे थी, जितने भी इन सब से रिलेटेड है, भूमि और कौन कौन से पद हुआ करते थे, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। ज्ञान विज्ञान की हर एक चीज़ जितना भी गुप्त काल से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे, डोंट वरी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।